हेलो एवरीवन। जेके बैंक 40 डेज स्टडी प्लान में आप सब को पता है कि हमने कितना कुछ कर लिया अभी तक। मैंने आज सुबह ही पोस्ट डाले थे। हमने अप्रोक्सीमेट क्वांट का 18 मार्क्स का, रीजनिंग का 20 से 25 मार्क्स और इंग्लिश का 13 से 14 मार्क्स का कवर कर लिया है। अब मैंने सोचा है कि हम पहले एक बार अब सेक्शन खत्म करते रहेंगे मिक्स नहीं रीजनिंग के। अब जो हमारे थोड़े से टॉपिक रह गए हैं, हम सबसे पहले अब रीजनिंग खत्म करेंगे आने वाले 2 दिन के अंदर अंदर, बिना टाइम वेस्ट किए। रीजनिंग में भी हमारा रह गया है सिलोगिज्म, इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक और तरह से आती है एग्जाम में। वो बेसिकली 6 नंबर क्वेश्चन कहते हैं उसे, कि 6 नंबर दिए होते हैं उसको इंटरचेंज करके। और उसके बाद हमारा रह जाएगा अलग टाइप की पजल्स। फिर हमारी पजल जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, प्लस बाकी आपके जो भी डाउट आएंगे वो मैंने सोचा कि आज हम हमारा इनपुट आउटपुट और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म करेंगे और कल हम सिलोगिज्म कंप्लीट कर देंगे और हम इसके साथ अपनी रीजनिंग खत्म कर देंगे। अगर कोई टॉपिक रह गया होगा रीजनिंग का तो आप मेरे को बता देना। जहां तक मुझे पता है कि हमारा अभी तक रीजनिंग का कोई टॉपिक नहीं बचा इसके अलावा। फिर पजल्स तो हमारी डेली बेसिस पे चलती रहेगी। उसके बाद हम अभी के 2 दिन का प्लान आपको मैंने बता दिया कि ये है, और कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्वांट सेक्शन हमारी जो रह गया है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन और 6 से 7 टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस। वो सब मैं आपको बता दूंगा। पहले मैं ये करवाऊंगा, उसके बाद हम डीआई पे आएंगे। बाकी हमारा डीआई वगैरह क्वांट में भी कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही टॉपिक हमारे रह गए हैं। फिर हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 दिन लगा के या 3 से 4 दिन तक हम अपना क्वांट खत्म करें। फिर मैं आपको इंग्लिश के रूल्स, डीआई और पजल, इन 3 पर स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनवा दूंगा कि आपको एग्जाम में कोई भी आ जाए तो आप कर लें। हमारा 65 प्लस मार्क्स का जो टारगेट था, अभी तक अगर आपने अच्छे से जितना हमारा करा है, स्टार्टिंग से फॉलो करा है, तो मेरे को पक्का उम्मीद है कि आप 40 प्लस तो अभी भी लेके आ रहे होंगे। और अभी एग्जाम में काफी टाइम है, तो मुझे लगता है कि आप 65 तक आराम से पहुंच जाएंगे अगर आप इस सबको ध्यान से करते रहेंगे। तो जेके बैंक के लिए अभी तक मैंने आपको बता दिया कि हमारा आगे वाला शेड्यूल क्या रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो मैंने आपको कहा वो होगा हमारा इनपुट आउटपुट। काफी सारे लोगों ने इस टॉपिक को लेके अपने दिमाग में काफी मिसकंसेप्शन बनाए हुए हैं कि ये काफी टफ होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है रीजनिंग का, अगर आपको इसका लॉजिक पता चल गया है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। और इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग एसोसिएट में आमतौर पर ये आपको नहीं दिखेगा। कोई बड़ी बात नहीं अगर आपको दिख गया। अगर आपको बैंकिंग एसोसिएट में दिख गया तो काफी इजी एग्जांपल आपको एग्जाम में आएगी। मैं आपको बताऊंगा कि इसे करना कैसे है, टाइम कंज्यूमिंग कैसे ये ज्यादा ना हो। एक पॉइंट ये। दूसरा भी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने मेंस में जब ये डालते हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसे टफ करने के लिए कोशिश करते हैं कि इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं लॉजिक बनाने के लिए, लेकिन वो भी काफी इजी रहता है अगर आप एक बार क्रैक कर लेंगे उसको। तो आज मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसे करना किस तरह से और ये कितना टाइप का आता है। पहला टाइप मैं आपको बता देता हूँ। हमें सिंपल एक सीक्वेंस में ये दिया होगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका लॉजिक फाइंड करना है कि इसमें लॉजिक यूज कौन सा हुआ है। उसके बाद हमने देखना है कि किस तरह से है। आगे इन्होंने करा है, या तो कभी कभार वो कर देता है कि ऑड में 1 ऐड कर देगा या ऑड में 1 सब्ट्रैक्ट कर देगा। लोग कहेंगे कि ऊपर 11 लिखा था, नीचे इन्होंने 10 कैसे लिख दिया। तो वो कहते हैं यार ये काफी टफ हो गया है, तो वो छोड़ देते हैं। छोड़ना ठीक है, आप इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दें अगर आपको लगता है आपकी सही ग्रिप नहीं है इस टॉपिक पे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास एंड में ऐसा सिचुएशन आई कि आपने 25 क्वेश्चन कर लिए 17 मिनट में, और आपके पास एक ऑप्शन है इनपुट आउटपुट का और एक ऑप्शन है कि एक पजल है 2 से 3 पैरामीटर की, तो मैं आपको कहूंगा कि आप इनपुट आउटपुट करें, क्योंकि ये अगर हो गया तो आपको 5 मार्क्स दिलवा देगा जल्द से जल्द। और ये 1 से 2 मिनट में भी कभी कभार हो जाता है। कैसे होगा वो मैं आपको अब बताऊंगा। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, इनपुट आउटपुट किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में आपको ऐसा कुछ गिवन होगा जिसमें आपको पहले लिखा होगा कि इनपुट क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 और स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप, ऐसे करके कुछ मेंशन होगा पहले से। और आपको इसके बाद में एक इनपुट अलग से दिया होगा और उस पर 5 क्वेश्चन आएंगे। हमें क्या सबसे पहले क्रैक करना है, हमें देखना है कि इसमें किस तरह से लॉजिक यूज हुआ है। अब
यहाँ पर लॉजिक किस तरह से होगा, पहले तो आप देखें कि क्या आप ये फाइंड कर पाएंगे। ये काफी इजी एग्जांपल है, बैंकिंग एसोसिएट में इसी लेवल का क्वेश्चन होगा अगर आएगा तो, और अगर पीओ के प्रीलिम में आया तो वो भी इसी लेवल का ही होगा, इससे ज्यादा लेवल का नहीं होगा। जो लोग मेरे को कह रहे थे कि बता दें कि बैंकिंग एसोसिएट और पीओ के लेवल में क्या होगा, पीओ के लेवल में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि जो ऑड इवन टर्म्स है उन्हें प्लस करके 1 लिख दिया हो, या ऑड को माइनस, वो छोटी सी चीजें हैं वो आपको पता होगी, इजी रहता है तब तक। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें, आपको एक अल्फाबेट वर्ड और साथ में एक नंबर गिवन है। स्टेप 1 में इन्होंने क्या किया है कि इनका सीक्वेंस चेंज करके इसे लिख दिया है। हमने क्या देखना है, हमें यही सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था कि फाइंड करना है कि लॉजिक किस तरह का यूज हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये किस तरह से करता हूँ। मैंने कभी ये कहीं से ट्रिक नहीं सीखी है, ये मैं खुद ही करता हूँ और मुझे ये काफी इजी लगता है करने में। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं इनके जो वर्ड्स हैं, इनके फर्स्ट इनिशियल इनके जो इनिशियल है वो लिख लेता हूँ, जैसे WHANG, और मैं इसे एक सीक्वेंस में अरेंज करके लिख लेता हूँ। जैसे ए पहले आएगा, जी बाद में, HNW, और जैसे यहाँ पर गिवन है क्या गिवन है हमें, पहले हम एक बार देख लें, 42, 54, 18, 12, 26, और मैं इसको भी इस तरह से लिख दूंगा, 26, 42, 54। अब इतना तो मैं नॉर्मली अपने लिए करता हूँ, बाद में देखता हूँ सीक्वेंस में क्या पूछा है क्या नहीं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन मैंने एग्जाम में देखे हैं हमारे आए हुए वो इससे हो जाते हैं। अब हमने क्या देखा कि इन्होंने जो सबसे पहले हमारा वो था नंबर, उसे यहाँ पे लिखा है, जिसकी पोजीशन चेंज की है वो है कि 12 को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। बाकी 42 हैज 54 ऑल्सो गायब है। यहाँ से हमने क्या देखा, इन्होंने ऑल्सो की पोजीशन भी चेंज करी है, और बाकी नॉट गॉन 12 तो वैसे चेंज हो गया, और 26 इसी सीक्वेंस में है। पहला हमने देखा, हमें यहाँ से क्या दिखा कि इन्होंने जो हमने लिखा था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो सबसे छोटे थे उनको किस तरह से चेंज किया। जो वर्ड था उसे एंड में लिखा है, लास्ट में, और जो नंबर था उसे पहले लिख दिया है। हम स्टेप 2 पर आएंगे अब, क्योंकि स्टेप 1 में बाकी सब सेम है। स्टेप 2 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 18 की पोजीशन चेंज की है, उसको कहाँ लिख दिया है, 12 से पहले। और अब हम देखेंगे उसके बाद 12 तो हम पहले लेके आए थे, 42 हैज 54 नॉट गॉन की पोजीशन यहाँ पर चेंज हुई है, वो कहाँ चला गया, लास्ट पे। और अगर हम देखेंगे तो ये इसी सीक्वेंस में है। यहां तक मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में ये दिख गया है सीक्वेंस, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं। आप लास्ट स्टेप में देखें कि क्या ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये क्या इसी ऑर्डर में है। आपने ये लॉजिक क्रैक कर लिया, आपको कोई जरूरत नहीं है कि सारे के सारे स्टेप्स देखने की। आपने अगर देखा कि आपके पहले 2 स्टेप में ही आपको लॉजिक पता चल गया किस तरह से लॉजिक चला रहे हैं। सबसे पहले नंबर्स को लिख रहे हैं, और उसके बाद जो वर्ड्स हैं अल्फाबेटिकली उन्हें अरेंज कर रहे हैं। हमें इतना क्लियर हो गया। जैसे ही आपको लॉजिक क्लियर हो गया, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जंप कर देंगे। फिर भी अभी स्टार्ट है तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करा देता हूँ। हमने यहां तक देखा कि सीक्वेंस हमें दिख रहा है किस तरह से चल रहा है। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 18, 12 तो सेम आया, नया एडिशन क्या हुई 26 की, जो यहां से इसकी पोजीशन यहां चेंज हुई, और हमारी इस पोजीशन में भी 26 था, यानी कि ये इसी सीक्वेंस में बढ़ रहा है। और 42 हैज, यहां से हैज की पोजीशन चेंज हुई यहाँ पे। इतना क्लियर है, यहां से आपको क्लियर है कि किस तरह से चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं सीधा कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगी। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन नहीं होगा, ये हमें ऑलरेडी गिवन होगा एग्जाम में। क्वेश्चन किस तरह से आएगा अब हम उस पर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये होगा हमारा एग्जाम में क्वेश्चन कि ये हमें गिवन होगा एग्जाम में। यहाँ पे एक इनपुट हमें गिवन होगी और हमें बोला गया होगा कि इसे सॉल्व करें। सॉल्व किस तरह से करना है, पहले वाले सीक्वेंस की तरह। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपने एक बार अरेंज कर दिया, आपको कोई जरूरत नहीं है पूरा फ्लाई हाई लिखने की। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इनिशियल देखने हैं और उसे एक ऑर्डर में अरेंज कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि सबसे पहले क्या आएगा, बी, और जो आप अरेंज कर लेंगे उसे अंडरलाइन कर ले। कोशिश करें कि आप ये सीक्वेंस अपनी शीट पर उतार ले और उसे अंडरलाइन कर ले, क्यों, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी और इससे आपको गलती नहीं लगेगी कि क्या हो गया। जैसे बी सबसे पहले आया हमारा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा फ्लाई, फिर
ग्रीन, हाई और ट्री, यही 5। और एक और चीज का मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ध्यान से इसे देखेंगे कि जितने हमारे अगर हमारे 5 है तो जो हमें वर्ड्स गिवन होंगे वो भी 5 होंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ऐसा ही गिवन होता है। अब हम क्या देखेंगे कि हमें इसको भी अरेंज करना है। 48, 56, 62, 74 और 92 हमने अरेंज कर लिया। हमने पिछले लॉजिक में क्या देखा था कि वहां अरेंज किस तरह से हुआ था, जो सबसे छोटा होगा उसे पहले लिखा था और जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा था उसे लास्ट में। अब हमें इसे भी सेम उसी सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1, सबसे पहले हमने क्या करना था कि जो हमारा सबसे छोटा नंबर है उसे पहले अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 48 है। हम क्या करेंगे, 48 लिख देंगे और हमें उसके बाद इस सीक्वेंस को देखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ बर्ड को देखने की जरूरत है जब वो आएगा। तो बाकी सारा सीक्वेंस एज इट इज जो हम नोट कर लेंगे अपना। 48 हम लिख चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। बर्ड लास्ट में जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। ट्री, 62, ग्रीन, 56 और बर्ड, यही हमारा पहला सीक्वेंस आया, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमने क्या देखा था कि हमें अब नेक्स्ट वाले को करना है। हमें किसी और को छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो हमारा स्टेप आएगा उसे ही करना है। जैसे अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें F और 56 को हटाना है। F लास्ट में जाएगा तो यहां से हम F हटा देंगे 48 से पहले, क्योंकि आपने अगर सीक्वेंस भूल गए तो यहाँ पर क्या था सीक्वेंस, इससे जो बड़ा होगा वो इससे पहले आ जाएगा। तो 46 8 से बड़ा क्या था इस सीक्वेंस में, 56। तो यानी कि 56 हम यहाँ लिख देंगे और अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे कि हमें कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के बीच में कि हमने कौन से को शिफ्ट किया है। 58 और हमें F को चेंज करना है। F को हम वैसे ही रहने देंगे। 92 H, 74 T, 62 G, 56 हम यहाँ ले गए हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, B और फिर क्या आएगा हमारा F। इतना क्लियर है। स्टेप 3 में अगर हम देखें, हमें अब चेंज करना है G और 62 को हमने क्या कहा था कि हम इन्हें अंडरलाइन कर देंगे। 62 सबसे पहले चले जाएगा, 48, 92 H, 74 T और हमने G को चेंज करना है, यानी कि G की पोजीशन चेंज होगी यहाँ पर। अब देखें कि कितनी जल्दी ये स्टेप बन रहे हैं और बिना कंफ्यूजन के। स्टेप 4 पे अगर हम बात करें, स्टेप 4 में हमारा था H और 74। तो अब हम क्या करेंगे, 74 यहाँ पे हम पहले अंडरलाइन कर देंगे कि कंफ्यूजन ना हो। बाकी एज इट इज हम लिख देंगे। H को हमने चेंज करना है। आप देख रहे हैं कितनी इजीली हो रहा है। और स्टेप 5 में हमारा क्या था, कभी कभार मैं आपको बताता हूँ एक और चीज, कभी कभार वो एग्जाम में क्या करता है कि इस तरह का सीक्वेंस बनाता है कि स्टेप 4 में ही हमारा खत्म हो जाएगा और हमारा जो लास्ट के बच्चे होते हैं वो अपनी ही पोजीशन पे होते हैं, तो हमें स्टेप 5 लिखने की तब जरूरत नहीं होती। तो इस चीज का भी एक ध्यान रखना। अब हमने क्या करना है, 92 और T को चेंज, 92, 74, 62, 56, 48, B, F, G, H और T। अगर मैं इसको बर्ड, फ्लाई, ग्रीन, हाई और ट्री करके लिखता तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है इस सबको लिखने में। आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी ये 5 का 5 बना दिया और हमारा नेक्स्ट स्टेप कोई है ही नहीं। और हम अगर इसको कंपेयर करें अपने गिवन सीक्वेंस के साथ तो ये इसके साथ मैच कर रहा है। अल्फाबेटिकली ये चल रहा है और ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आएगा। तो ये स्टेप 5 जो होगा हमारा वो लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि इससे ज्यादा ये मूव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में पूछा होगा कि हमें वो एलिमेंट फाइंड करना है जो एग्जैक्टली बिटवीन होगा 92 के और 74 के इन स्टेप 3। अब खुद देखिए स्टेप 3 में 92 कहां पर है और 74 कहां पर, इनके बीच में कौन सा वर्ड है, H यानी कि हाई। तो हम आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी। इतना क्लियर है। हम अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो लोग ये वीडियो भी पहले देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इससे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग करा था। आप पहले वो वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको काफी अच्छी तरह से बताया था कि फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड या बाकी सब किस तरह से होते हैं, सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। तो आप एक बार पहले वो देख लें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा एंड होता है हमारा, लेफ्ट हैंड।
और ये कौन सा एंड होता है हमारा, राइट एंड। अब यहाँ पे इन्होंने बोला फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 92, हम लिख लेंगे 92। डिफरेंस पूछा है किसके साथ, नंबर विच इज सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1, सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट फ्रॉम द राइट हैंड एंड सेकेंड फ्रॉम द राइट हैंड, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा 36, और ऑप्शन ई हमारा आंसर। अब देख रहे हैं कितने जल्दी हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें एक बार सिर्फ सीक्वेंस पता करना है कि किस तरह से एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें कि कितने स्टेप लगे हैं हमारे अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के, ये क्वेश्चन तो आपको देख के ही आंसर दिख रहा है। आपने एक बार अगर लॉजिक बना लिया तो आपको पता है कि कितने स्टेप लगे हैं, 5 स्टेप लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि किस स्टेप में 48, 92 ट्री, यहां पे लिख देता हूं 42, 92 ट्री, एक इसी ऑर्डर में है। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 48 को देखना है जो पहले गिवन है, और देखना है उसके साथ 92 है। यहाँ पे 48 के साथ 92 नहीं है, यहाँ पे 48 के साथ 92 है, ट्री भी है, ये एक सीक्वेंस। यहाँ पे 48 के साथ 92 है लेकिन यहाँ पे एच है तो ये नहीं है। 48 के साथ 92 है, यहाँ पे भी एच है, और यहाँ पे 48 के साथ नहीं है। तो कौन से स्टेप में हमें दिखा था, स्टेप 4, हमारा आंसर हो जाएगा स्टेप 4। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या होगा, गिवन है कि इन स्टेप 4 पे हम देखेंगे 92 इज रिलेटेड टू ट्री। स्टेप 4 कहां पे, 92 इज रिलेटेड टू ट्री। इन द सेम सीक्वेंस 74 इज रिलेटेड टू हाई। सॉरी, ये थोड़ा सा ना राइटिंग क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया लिखते टाइम। 92 इज रिलेटेड टू, ये क्वेश्चन स्टेप 5 था, सॉरी मैंने लिखने में गलती कर दी है। इन स्टेप 5 92 इज रिलेटेड टू ट्री एंड 74 इज रिलेटेड टू हाई, और हमें बताना था कि 62 किससे रिलेट करेगा। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा ग्रीन से, तो इसका आंसर होगा ग्रीन। गलती हो जाती है, लास्ट वीडियो में भी हो गई थी बिसाइड्स की, तो इतना ध्यान रखना, सारे इंसान है, मेरे से भी हो जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। आपने देख लिया कितना टाइम लगेगा इसे करने में। इनपुट आउटपुट से डरने की जरूरत नहीं है, इनपुट आउटपुट एक काफी इजी टॉपिक है। अगर हम इसे ध्यान से और बिल्कुल लॉजिक के साथ करें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, इसमें काफी इजी रहता है। ज्यादा से ज्यादा अगर इनपुट आउटपुट में चेंजेस आएंगे भी तो मैंने आपको बता दिया था, वो क्या करेंगे कि वो ऑड वगैरह में चेंजेस कर देंगे, या फिर अगर ऊपर 2 होगा नीचे उसका क्यूब 8 लिख देंगे, या 3 को जब चेंज करना होगा तो 27 लिख देंगे। छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा चेंजेस वो एग्जाम में नहीं करते। SBI PO मेंस 2017 में शायद एक नई टाइप की इनपुट आउटपुट आई थी। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एग्जाम में वो तो चलो दिखेगी नहीं, अगर वो दिखेगी तो उसे एक ही चीज करना, स्किप। या फिर मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट अटेम्प्ट कब करनी है, अगर तो इनपुट आउटपुट इस लेवल की आई जो काफी इजी होगी, या इसी तरह की मैक्सिमम केसेस में आती है, तो आप देख लें कि पजल से पहले इसे अटेम्प्ट कर ले, काफी जल्दी हो जाएगी। आपका 1 से 1.5 मिनट लगेगा सीक्वेंस ये बनाने में, और उसके बाद ऑप्शंस के साथ कितना टाइम लगा वो आपने अभी देख लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी कि हमने करना है अपना प्लान। हमारा इनपुट आउटपुट अब कंप्लीट है। अब मैं ये समझा दूंगा आपको कि 6 नंबर वाला केसेस आता है, ये बैंकिंग एसोसिएट में आता है मैक्सिमम टाइम्स। पीओ में ये कम ही आएगा, ये चांसेस कम है आने के, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये पीओ में भी दिख जाए तो। ये मेंस में भी कभी कभार आ जाता है, बैंकिंग एसोसिएट में तो चलो मेंस है नहीं, पीओ के मेंस में आने के चांसेस कम है। बट एक टॉपिक है ये काफी इजी टॉपिक है, लेकिन अगर आप पहली बार एग्जाम में देखेंगे तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको ये भी बता दूंगा कि इस तरह से करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अल्फान्यूमेरिक सीरीज, और कल हम करेंगे साइलॉगिज्म, और पजल तो हम बाद में एक बार कंटिन्यू करेंगे अपना ये 3 चैप्टर्स लगातार और मॉक टेस्ट के साथ। और उसके बाद हम क्वांट की करेंगे पहले ये 6-7 चैप्टर। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो था हमारा अभी चल रहा, ये क्रैश कोर्स है। मैंने को जितना पता है मैं उसका आपको सिर्फ 25% ही बता पाया हूँ,
जो भी हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सीजीएल का या फिर जेके बीयूएससी एग्जाम के लिए जो जूनियर असिस्टेंट का है, उसको काफ़ी टाइम है, 1-2 महीने मिलेंगे तो हम उसको डिटेल में करेंगे। आप सब टेंशन ना ले, हमारा ये चल रहा है तो चलते रहेगा। अभी आपको आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।